Good morning, my dear students. How are you all? Hope so. All are good. Take care of yourself, your family, your friends, your well wishers as well. And wear mask when you go outside. Okay. Students, you are not responding to anything as I observe. ठीक है ना ना आप लोग मुझे पीडीएफ सेंड कर रहे हैं, ना आप लोगों को कोई डाउट्स आ रहा है, या तो आप लोग इतने स्मार्ट हैं या इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है अपने टीचर से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये तो आपके विषय आपको पढ़ना है नहीं है, पर हम तो ये कहेंगे कि पढ़ लो। ठीक है, आज नहीं तो कल काम आएगा ही आएगा। ओके, so students, in our last video we are started our solution chapter, which becomes 50%, and now today we are going to start the another property or another topic of the chapter solution, that is colligative properties. Okay, so in colligative properties, now firstly we are discussed depression in freezing point. Okay, what is depression in freezing point? Now it is defined as the lowering in the freezing point of the pure solvent after adding non volatile solute. आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? डिप्रेशन इन वेपर फेज पढ़ा था ना। ये डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, वेपर टेम्परेचर सेम ऐसे ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम कैरियोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम रेशो निकालते हैं किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। कैसे? एक बार हम सपोज प्योर वाटर है, हमें पता है हमारा जो प्योर वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। बट मैं अगर उसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल क्या ऐड कर दूँ, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दूँ। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो भाप बन के ना उड़े, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ अगर मैं उसमें ऐड कर देती हूँ तो जो उसका क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा? समवॉट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो मे बी 0 से थोड़ा नीचे हो जाए, -1, -2, -4, वो इतना हो जाए। ओके, तो यही हमारा क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की प्योर सोलवेंट का कितना था और आफ्टर एडिंग इम्प्योरिटी उसका कितना हो जाता है। ओके, इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग, एक प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, इनका जो रेशियो है, जो डिफरेंस है, वही हमारा क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, जिसको हम डेल टी एफ से डिनोट करते हैं। डेल हमेशा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन। ओके, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट ये मैंने आपको बताया है। ओके, नाउ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? जिसको हम कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इट इज डिफाइन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन होता है जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट, जब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो प्रभाव पड़ता है, जो फर्क पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम KF से डिनोट करते हैं। और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? वी आर कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, विच वन? दिस वन। ओके, डेल TF is equal to 1000 into KF into omega upon W into M, where omega represents the mass of solute। ठीक है, सॉरी ओमेगा नहीं बोलेंगे, इसको स्मॉल w बोलेंगे। स्मॉल w रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट, वेयर एज कैपिटल W represents mass of solvent, M represent molar mass of solute। okay, and KF क्या है? डिफरेंस इन what? डिफरेंस इन freezing point of solute as well as solvent। ओके, ये था हमारा। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और जो मोलैलिटी है, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो उनमें क्या रिलेशन होता है? डेल TF इज इक्वल टू TF इंटू मोलैलिटी। ओके, ये रिलेशन होता है। जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। जैसे जैसे हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा, ऐसे ऐसे मोलैलिटी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, वैसे वैसे मोलैलिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम KF कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारी मोलैलिटी कितनी है? 1 है, तो जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके इक्वल होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्मोडायनेमिक रिलेशन। थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या होता है हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में और फ्रीजिंग पॉइंट में? वो हमारा होता है KF इज इक्वल टू RTF बाई 1000 इंटू लॉवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके,
डेल एच इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारी आर क्या होती है, आइडल गैस कांस्टेंट होता है, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और एल एफ क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा ये होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। आर की वैल्यू सपोज वाटर के लिए निकालनी है, आर की वैल्यू क्या होगी, 2 कैलोरी पर मोल, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं। लेटेंट हीट कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है। तो इन सबको पुटअप कर दो अपने फॉर्मूले में और आपका डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है किसकी, ओपी। ओपी मतलब हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज ओपी, ओपी रिप्रेजेंट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है देख लेते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, जो किसी भी सॉलिड या लिक्विड की सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, जो किसी भी सॉलिड या लिक्विड की सबसे ऊपर की मेम्ब्रेन होती है, उसको ही लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। और परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो लिमिटेड सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है, जिससे हर चीज़ आ जा नहीं सकती, सिर्फ लिमिटेड सब्सटेंस ही आएंगे और लिमिटेड सब्सटेंस ही उससे जा सकेंगे। ठीक है, which allow only particular things to exchange. It's called permeable membrane, which you are already studied in your junior classes. From class 9th we are studied about permeable membrane. ठीक है, कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में पाई जाती है वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है। और नॉन परमिएबल क्या होती है, जिससे सॉलिड और सॉल्वेंट हर तरह के पार्टिकल्स आ जा सकते हैं, जिसमें कोई भी ये नहीं होता कि हाँ कुछ लिमिटेड ही आएगा या जाएगा। सेमी परमिएबल क्या होती है, जिससे सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी। परमिएबल की बात करें, परमिएबल तो छान के भेजता है एक तरह से, और सेमी परमिएबल जो हद से ज़्यादा ही क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है किसी भी चीज़ को, जो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई करता है किसी भी चीज़ की, वो हमारी क्या कहलाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। ओके माय डियर, तो जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इट मे बी नेचुरल और इट मे बी सिंथेटिक। नेचुरल वो होगी जो हमें किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट से मिलेगी, दैट इज इट मे बी रिसीव्ड फ्रॉम आदर प्लांट्स और आदर एनिमल्स। ओके, और सिंथेटिक कौन सी होगी, जो मैन मेड द्वारा होगी। तो नेचुरल की खास बात क्या होती है, मेम्ब्रेन कवरिंग द एनिमल, जो प्लांट सेल या एनिमल सेल को जो कवर करके रखती है वो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि अनियन, प्याज के ऊपर बारीक सी झिल्ली होती है, एग मेम्ब्रेन, ग्रेप्स मेम्ब्रेन, ओके, पोटैटो मेम्ब्रेन ऑल्सो। सिंथेटिक सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि साइनाइड की होती है आपकी, कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, इस तरह से। ठीक है, अब बात आती है ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू पुश, जब एक सब्सटेंस उसके लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन, सॉरी, एक हायर कंसेंट्रेशन से एक लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब कोई भी सब्सटेंस अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, देन वी कॉल इट ऑस्मोसिस। दिस फिनोमिना ये एबिनॉल्ट ने डिस्कवर किया था, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसमें। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑस्मोटिक के बारे में। नाउ हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। जैसे हमने पढ़ा था ना हमारा आइडल गैस इक्वेशन में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा आपने, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर इनटू टेम्परेचर। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे होता है पाई वी इक्वल टू एन आर टी, या फिर हम इसको पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी भी कह सकते हैं। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है हमारा, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, सेम सब कुछ वही है जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, और अगर हमें पाई की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। बात आती है डिटर्मिनेशन। एक हमारा ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट बेरकेले एंड हर्टबाय ने दिया था।
जब आप नोट्स बनाओगे तो ये आपको कंपल्सरी डायग्राम बनाना है। ओके, जो किसके द्वारा दिया गया है, ये बैकले एंड हैटले ने ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, अब बताता है द बेस्ट नोन मेथड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए बैकले और हैटले ने सबसे अच्छा मेथड दिया था, और ये मेथड जो ये एपरेटस है ये उसे ही दर्शाता है। इसका एक प्रोसीजर है, ठीक, प्रोसीजर एग्जाम में नहीं आता, सो इसलिए इसको तो पढ़ना कुछ वो ही नहीं है। एडवांटेज, ये जो है बहुत एक्यूरेट मेथड है, बहुत फास्ट मेथड है। इसमें जो कंसंट्रेशन है हमारी सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की, वो कभी भी चेंज नहीं होती, इज नॉट परमिटेड इनटू द सॉल्यूशन। सो द रिजल्ट ऑब्टेन बाय दिस मेथड, और जिससे में रिजल्ट मिलता है काफ़ी रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनसे काफ़ी मिलता जुलता होता है। इस मेथड से हम मेज़र कर सकते हैं हाई प्रेशर को भी। जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो कांस्टेंट रहता है पूरे प्रोसीजर में। बात आती है, हमारे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। क्या होता है, 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपर और आइसो। देखो, इनको पढ़ने से पहले कुछ सिंपल चीज़ है जो मैं आपको बता दूं। अगर कहीं पे भी आपको आइसो लिखा हुआ मिलता है किसी भी सब्जेक्ट में, आइसो का मतलब हमेशा होता है इक्वल, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपर ज़्यादा कहते हैं ना, हाइपर क्यों हो रहा है भाई, ज़्यादा क्यों बोल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम, और आइसो इक्वल, ठीक है। अगर 2 सॉल्यूशन बिल्कुल इक्वल हैं हर तरह से, हर कंसंट्रेशन में, तो वो कहलाते हैं हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक। और अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूँ, इनको आप सिंपली ऐसे देखो, हम यहाँ पे किशमिश का और वाटर का एग्जांपल लेते हैं, रेजन्स का। अगर मैं पानी में किशमिश डिप कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं किसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में, नमक के पानी में मैं किशमिश को डिप कर देती हूँ, भिगो के रखती हूँ, तो बाहर नमक की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें बाहर कंसनट्रेशन ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सॉल्ट की जगह शुगर ले लूँ, चीनी को ले लूँ, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताइए स्टूडेंट्स। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में स्टूडेंट्स क्या होगा, सपोज मैंने अब हमारी जो रेजिन्स है, जो किशमिश है, अब मैंने उन्हें शुगर सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, भिगो के रख दिया है, तो अब मीठी तो हमारी रेजिन्स पहले ही होती है, उनमें अंदर मीठा पानी होता है। तो अब क्या होगा, अब जो सॉल्यूशन है वो अंदर से बाहर आने लगेगा, ठीक है, अंदर से बाहर आने लगेगा। अब बाहर जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो कम है और अंदर ज़्यादा है। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। बात आती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है कहाँ से मूव करने की, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जब कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसे ऑस्मोसिस जैसे ही है, बस डिफरेंस है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ठीक है, अदरवाइज में कोई डिफरेंस नहीं होता। आइए देख लेते हैं डिफरेंस का। देखो, इसमें हमारी डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ऑस्मोसिस में होती है। इसमें जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों मूव कर सकते हैं, और ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है। डिफ्यूजन को हम स्टॉप नहीं कर सकते, ऑस्मोसिस को हम अपनी मर्जी से स्टॉप कर सकते हैं। ये डिफ्यूजन लिक्विड में और गैसेस में बहुत कॉमन होता है, और ऑस्मोसिस जबकि लिक्विड्स में कॉमन होता है, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ये देखिए, सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएंगी अगर हम क्या चेंज करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इसमें चेंज कैसे होंगे, दो तरह से चेंज हो सकते हैं, या तो डिसोसिएशन, या तो दो में टूट जाए, या मोर देन 2, या वो क्या आपस में जुड़ जाए। सपोज मेरे पास 4 पार्टिकल हैं, अगर वो 4 टूट गए तो वो 6, 8, 10 कुछ भी बन सकते हैं, और अगर वो 4 जुड़ जाए तो कितने जाएंगे, मे बी 1 रह जाए, बस 2 रह जाए, 3 रह जाए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन चेंज हो, नंबर चेंज हो रहे हैं ना, तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारा होता है डिसोसिएशन में, ठीक है। डिसोसिएशन में क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा किसका, नंबर्स का, ठीक है, नहीं सॉरी इंक्रीज होगा। डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना, तो पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मैं नेक्स्ट, दैट इज एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या होगा, आइए देखते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, एसोसिएशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिक्रीज
होने लगेंगी। ठीक है, बताता है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर होता क्या है? वेंट हॉफ फैक्टर हमें इंट्रोड्यूस कराता है किसी एक फैक्टर से जिसको हम टी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ये रेशियो होता है नॉर्मल मोलर मास का और एबनॉर्मल मोलर मास का, कि अगर प्योर कंसंट्रेशन है तो हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और अगर इम्प्योर है तो हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? वेंट हॉफ फैक्टर कहलाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप देखो, डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के बाद क्या रिजल्ट है अपॉन डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने से पहले क्या रिजल्ट है, इन दोनों को जो रेशियो है वही क्या कहलाता है? वेंट हॉफ फैक्टर कहलाता है। ऑब्जर्व आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द नॉर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है वही क्या है? हमारा वेंट हॉफ फैक्टर होता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग सिंबल्स के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर को ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये उसके फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे पाई इज इक्वल टू MRT, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन पढ़ना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है आप लोगों को इतना? ओके, नाउ फर्दर वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। ठीक है, कि जो गैसेज हैं वो लिक्विड में कैसे डिजोल्व होती हैं, कैसे घुलती हैं, इसको हम देख सकते हैं हेनरी लॉ के थ्रू। इस लॉ में according to this law the mass of gases dissolved per unit volume of solvent at a constant temperature। the mass of a gas dissolved per unit volume, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितने लिक्विड में कितनी गैस घुल सकती है, ये हमारा क्या होता है? हेनरी लॉ होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के। जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाइड करेंगे उतनी ज़्यादा जो गैस है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगी। जितना कम प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतनी कम गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी। ठीक है, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? हमारे मोलर मास पे और प्रेशर पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, इन सब पे वो डिपेंड करती है। ओके, द मोल फ्रैक्शन हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है। जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ये चीज़ मैंने आपको जस्ट बताई है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो हमेशा इक्वल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। ओके, और हमारा यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको इतना? ओके, नाउ अब हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, क्या कमियां रह गई हेनरी से अपने लॉ को एक्सप्लेन करने में। द प्रेशर शुड बी लो, एक तो इसमें का प्रेशर बहुत लो होता है, ये टेम्परेचर भी हम इसमें ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैस इसमें क्या होती है? सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करती, ना यहाँ पर डिसोसिएशन होता ना एसोसिएशन होता। ये ला जो है वो बस लिमिटेड सब्सटेंस पे ही अप्लाई करता है, ये हमारे अमोनिया वाटर पे अप्लाई करता ही नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है? कार्बोनेट से बेवरेजेस, मतलब जो हमारी पीने की ड्रिंक्स होती हैं उनमें, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, एक्सेट्रा जूसेस वगैरह, इन सब में हम हेनरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एनोक्सिया, और किस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बात आती है फिर आगे रॉयल्स लॉ। ठीक है, रॉयल्स लॉ आपको याद है पीछे पढ़ा था आइडल गैस से पहले, तो वही यही है रॉयल्स लॉ। इसकी कुछ बातें हैं। लेट इन सॉल्यूशन बोथ कंपोनेंट, जैसे सपोज करो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट का क्या है कंपोनेंट है और एक सॉल्वेंट का है, एक है हमारा ए और एक है बी। तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा? PA प्लस PB, और टोटल प्रेशर क्या होगा? P इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो रॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, फिक्स रहेगा, तो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है, उसके जो कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। At constant temperature, the partial pressure of the components of solution is directly proportional to its mole fraction। ओके, इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे P0A और P0B क्या है? हमारे वेपर प्रेशर हैं, किसमें? प्योर स्टेट में, और किसके हैं? A और B के। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? PA प्लस PB, टोटल प्रेशर PA इंटू PB, और ये हमारा किसका है?
प्योर कंडीशन का है। अगर एक्स और एक्स भी हमारे 1 हो जाते हैं तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ पुट देम इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ कंप्लीट पी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इसके बारे में था, रॉयल्स लॉ के बारे में था। देयरफॉर द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो क्या आता है, एक लीनियर फंक्शन होता है। अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आती है, ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है, जिसके नोट्स मैंने हाफ नोट्स मैंने आपको कल प्रोवाइड करा दिए थे और हाफ नोट्स मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी, जो जिसके आप मुझे PDF बना के सेंड कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।